नमस्ते विद्यार्थियों, मैं रामस्वरूप जाखड़ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ रेनवाल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिए विद्यार्थियों, इससे पहले हमारी जो कक्षाएं हैं वो आपके रस को लेकर के, आपके वाच्य को और जो आपका पद परिचय है उनकी हो चुकी है। आज का हमारा अध्ययन का विषय है वाक्य। तो देखिए विद्यार्थियों, आप सब अवगत है वाक्य से। वाक्य क्या है, किस प्रकार जो वाक्य है उसका निर्माण होता है, और आपके पाठ्यक्रम में जो वाक्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वाक्य के अंतर्गत आपसे 4 नंबर के जो प्रश्न है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एकाग्रचित होकर के तन्मयता के साथ आपको पूर्ण निष्ठा के साथ में इसका अध्ययन करना है, इसको समझना है। बहुत ही सरल भाषा में आपको यहाँ पर जो वाक्य है वो समझाया गया है। तो देखिए विद्यार्थियों, कुछ एक विशेष बात है वो आपको बताना चाहूँगा पहले, और बाद में जो वाक्य है उसका हम विस्तारपूर्ण क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखिए, व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी रचना वाक्य है। आप सब जानते हो कि व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी रचना क्या है, वाक्य है। ठीक है, वाक्य में अर्थवान शब्दों को इस तरह क्रम में रखा जाता है कि उससे पूरे विचार या भाव का हमें ग्रहण हो जाता है। ठीक है, कि जो वाक्य है उसमें इस प्रकार के शब्दों को रखा जाता है और इस क्रम से रखा जाता है कि उसमें पूरे विचार या भाव हमें प्राप्त हो जाते हैं। और वाक्य विचार में शब्द क्रम अर्थात पद क्रम, आपको मैंने जब पद परिचय पढ़ाया था उसमें बताया था कि किस प्रकार एक शब्द है वह पद का रूप ले लेता है। ठीक है, तो देखिए उनके पारस्परिक संबंध, वाक्य के जो अंग हैं, वाक्य के भेद हैं, वाक्य विश्लेषण आदि का हम विवेचन करेंगे विस्तार पूर्वक। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम जो वाक्य रचना है उसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो वाक्य रचना में जो वाक्य की परिभाषा आपके सामने है, आप देख पा रहे हो इसको। तो देखिए, किस प्रकार से परीक्षा में आपसे जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, तो जो परिभाषा है वो भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अक्सर वाक्य का जो प्रकार है वो न पूछ करके जो परिभाषा है वो भी पूछी जाती है, तो आपको बड़े ही अच्छे तरीके से जो परिभाषा है वो भी समझ में आनी चाहिए और उसको समझना चाहिए आपको। देखिए, तो वाक्य की परिभाषा, शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। अर्थात शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है बच्चों, वाक्य कहलाता है। ठीक है, सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला। ठीक है, सार्थक का मतलब क्या होता है, अर्थ रखने वाला। ठीक है, यानी शब्दों का ऐसा समूह है जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो, वह क्या कहलाता है, आपका वाक्य कहलाता है। यानी इस प्रकार के शब्द हमें काम में लेने हैं जिनका कुछ न कुछ क्या निकले, अर्थ निकले। ठीक है, वह क्या कहलाता है, आपका वाक्य कहलाता है। अब देखिए, शब्द है, मैंने पहले बताया शब्द कैसे होने चाहिए, अर्थवान होने चाहिए। शब्दों का कुछ न कुछ क्या निकलना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए। और फिर हम क्या करेंगे, व्याकरणिक नियमों में उनको जोड़ेंगे। ठीक है, और फिर किस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक वाक्य का निर्माण करेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में आपके सामने दिया गया है, यहाँ पे उदाहरण है, आकाश भागता रहता है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर 3 शब्द हैं, वो है आकाश, भागता है, रहता है, और किस प्रकार से रहता है क्रिया का क्या है सहायक है। ठीक है, सहायक क्रिया हो गई है। तो जो इसमें शब्द है वह क्या है, पूर्णतः सार्थक है। ठीक है, फिर दूसरा उदाहरण है आपके सामने, श्याम पढ़ाई करता है। अर्थात जो श्याम है वो क्या करता है, पढ़ाई करता है। तो देखिए किस प्रकार से सारे के सारे जो शब्द हैं मैंने क्या लिए हैं, सार्थक लिए हैं। ठीक है, सार्थक शब्द हैं, व्याकरणिक नियमों में बंधे और फिर वह क्या बन गए, अर्थात तो वह वाक्य में परिवर्तित हो गए। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले समझने की बात आपकी यही है कि किस प्रकार से हमें शब्दों का एक सार्थक समूह लेना है और वही समूह क्या कहलाएगा, आपका वाक्य कहलाएगा। ठीक है, वाक्य का मतलब होता है अर्थ रखने वाले शब्द। ठीक है, यानी किस प्रकार उसमें जो अर्थ रखने वाले शब्द हैं उनका ऐसा समूह हम क्या लेंगे, काम में लेंगे, जिससे कि पूरा का पूरा अर्थ हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो जो वाक्य की परिभाषा है वो आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए विद्यार्थियों, वाक्य के बाद में एक छोटी सी आती है आपके वाक्यांश। वाक्य के बाद में क्या आता है, आपके वाक्यांश आता है। तो वाक्यांश में देखिए क्या है, वाक्यांश में आपके
किसे कहते हैं वाक्यांश? सब अवगत हैं वाक्यांश से आप, ठीक है। तो देखो इसमें शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है, अर्थात वाक्यांश किसे कहते हैं? शब्दों का ऐसा समूह है जिसका क्या निकलता है? अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता। क्या कहलाता है आपका? वाक्यांश कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? वाक्यांश कहलाता है, ठीक है। उदाहरण के रूप में देखेंगे हम, दरवाजे पर। अब दरवाजे पर कोई अर्थ निकल रहा है क्या इसका? है तो ये वाक्य का वाक्य ही, लेकिन यह वाक्य न पूर्ण न होकर के क्या है? वाक्यांश अर्थात तो वाक्य का एक अंश है, छोटा भाग है, ठीक है। फिर देखिए दूसरा है कोने में, तीसरा है वृक्ष के नीचे। तो देखिए इन वाक्यों का अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता, ठीक है। इसलिए यह क्या कहलाए आपके? यह आपके वाक्यांश कहलाए। तो इस प्रकार से आपको वाक्य के साथ साथ में जो वाक्यांश है उसका भी क्या होना चाहिए बच्चों? पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए वाक्य की हमने परिभाषा देख ली है, वाक्यांश किसे कहते हैं वह भी हमने देख लिया है। अच्छे खासे दोनों के दोनों आपके समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं तो आता है हमारे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थात रचना के आधार पर क्या आ गए बच्चों? वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर आपने 9th क्लास में पढ़े थे, क्या है ये बेटा यहाँ पे? तो देखिए अर्थ के आधार पर आपने कक्षा 9 में उनका अध्ययन आपने कर लिया था। इस वर्ष आपके कौन से हैं? रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं वो आपको पढ़ने हैं, उनका आपको अध्ययन करना है। तो बहुत ही थोड़े से हैं ये, इतने नहीं है। उस साल आपने 8 पढ़े थे, इस साल आपको केवल मात्र कितने पढ़ने हैं? केवल मात्र आपको 3 ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो बड़े ही उत्साह के साथ आपको इन तीनों को इस प्रकार से समझना है कि आपके 4 नंबर है वो पूर्ण रूप से क्या स्थायी हो जाएं, ठीक है। 4 नंबर के प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे वह मैं आगे के जो हम आगे का क्रम लेकर के बढ़ेंगे उसके अनुसार मैं आपको बताता जाऊंगा मैं, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों, हमें हमारे जो 4 नंबर है वो पूर्ण रूप से क्या करने हैं? तैयार करने हैं, ठीक है। तो देखिए सर्वप्रथम हमें यह ध्यान रखना है परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो देखिए रचना के आधार पर जो वाक्य है उसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? 3 भेद होते हैं, ठीक है। पहला है आपका साधारण वाक्य या सरल वाक्य, ठीक है। आप पूर्ण रूप से अवगत हैं इनसे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है। पहला है आपका साधारण वाक्य, इसी का दूसरा नाम क्या है? सरल वाक्य, ठीक है। दूसरा आपका वाक्य है मिश्रित वाक्य। दूसरा वाक्य कौन सा आपका? मिश्रित वाक्य। और तीसरा कौन सा है आपका? संयुक्त वाक्य, ठीक है बच्चों। तो देखा आपने किस प्रकार से रचना के आधार पर जो आपके वाक्य हैं उनको 3 भागों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। साधारण वाक्य या सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य या संयुक्त वाक्य। यह क्या थे आपके? यह आपके रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार थे, ठीक है। तो एक आपके यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। फिर देखिए हम विस्तार से क्या करेंगे? तीनों के तीनों जो वाक्य हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों पहले हम अध्ययन करेंगे सरल वाक्य का। किसका अध्ययन करेंगे हम? सरल वाक्य का करेंगे। सरल वाक्य किसे कहते हैं? साधारण वाक्य किसे कहते हैं? किस प्रकार के इसमें जो वाक्य हैं वो आते हैं, ठीक है। बड़े आते हैं, छोटे आते हैं, वो अभी आपके सामने पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे? स्पष्ट हो जाएंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, सरल वाक्य की हम परिभाषा देखते हैं, क्या होता है सरल वाक्य में, ठीक है। तो देखिए ऐसे वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एक ही कर्ता होता है, ठीक है। अर्थात इस प्रकार के वाक्य जिसमें क्या होता है? एक ही तो क्रिया और एक ही क्या होता है? कर्ता होता है, ठीक है। या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। वे वाक्य क्या कहलाते हैं बच्चों? वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक अलग बात आई है, उद्देश्य और विधेय। ये बेटा वाक्य के 2 अंग हैं। ये क्या है आपके? वाक्य के 2 अंग, ठीक है। ये क्या है? आपके वाक्य के 2 अंग हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वाक्य के कितने अंग हैं, तो आपको कितने बताने हैं? आपको 2 बताने हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा क्या होता है आपका? विधेय। तो देखिए उद्देश्य किसे कहते हैं? क्रिया का कर्ता, क्रिया का जो कर्ता होता है वो क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है, ठीक है। क्रिया का कर्ता क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। और क्रिया का जो विस्तार होता है, अर्थात कर्ता के बाद में जो कुछ बच गया, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हम, आकाश भागता रहता है, तो आकाश तो क्या हो गया यहाँ पर? उद्देश्य। आकाश क्या हो गया यहाँ पर? उद्देश्य हो गया। और भागता रहता है, यह क्या हो गया यहाँ पर? जो वाक्य का विस्तार है वो क्या हो गया आपका? विधेय हो गया। वो क्या हो गया आपका? विधेय।
तो बात आपके समझ में आ गई। अर्थात वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, दूसरा क्या होता है आपका विधेय। वाक्य यथार्थ क्रिया का कर्ता क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है, और बाकी का जो वाक्य का विस्तार बच गया कर्ता को छोड़ करके वह क्या कहलाता है आपका विधेय कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात है वो आपको समझनी है कि जो सरल वाक्य है वो क्या होता है। तो ऐसा वाक्य जिसमें एक ही तो क्या हो, क्रिया हो, एक ही तो क्या हो, क्रिया हो, और एक ही क्या हो, कर्ता हो, या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य आ गई ना बात वही, अर्थात उद्देश्य कौन हो गए यहाँ पर कर्ता, ठीक है, और विधेय कौन हो गए यहाँ पर क्रिया। ठीक है, तो देखिए जिस वाक्य में एक ही तो क्या हो, कर्ता हो और एक ही क्रिया हो, अर्थात एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, वे वाक्य कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं आपके सरल वाक्य कहलाते हैं। तो देखिए वे वाक्य क्या कहलाते हैं आपके सरल वाक्य कहलाते हैं। बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। फिर देखिए उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखो रोहन खेलता है, रोहन क्या करता है, खेलता है। तो यहाँ पर देखिए एक ही तो क्या है उद्देश्य और एक ही क्या है विधेय, अर्थात रोहन क्या है यहाँ पर उद्देश्य है और खेलता है क्या है यहाँ पर विधेय है। तो बात आपके समझ में आ गई। इस प्रकार के अगर आपको कहीं पे उदाहरण दिखिए आपके प्रश्न पेपर में, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको सरल वाक्य करना है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं हम। आगे आपका उदाहरण है मीता दौड़ती है, मीता दौड़ती है। तो इसमें भी क्या है एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय। अगला उदाहरण है आकाश भागता रहता है। तो यहाँ पर आकाश क्या है उद्देश्य और भागता रहता है क्या आपका विधेय। ठीक है, अगला है उदाहरण श्याम पढ़ाई करता है। तो देखिए यहाँ पर भी एक ही उद्देश्य है और एक ही क्या है विधेय है। ठीक है, अगला उदाहरण है सीता खाना खाती है, अर्थात सीता क्या है यहाँ पर एक उद्देश्य है अर्थात करता है, और खाना खाती है यह क्या है विधेय, अर्थात यह क्रिया का क्या है विस्तार है। अगला देखिए संगीता चलती है, अर्थात यहाँ पर एक ही क्या है उद्देश्य और एक ही विधेय। तो बच्चों आपने समझा अच्छी तरह से कि जो सरल वाक्य है वो क्या होता है। एक बार वापस बता रहा हूँ मैं, ऐसा वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही क्या हो विधेय हो, अर्थात एक ही कर्ता और एक ही क्या हो क्रिया हो, वे वाक्य आपके कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वे वाक्य आपके सरल वाक्य कहलाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो सरल वाक्य है वो आपके समझ में आ गया। किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, उदाहरण आपके सामने दिया होगा, बताइए कि यह वाक्य किस प्रकार का है, अर्थात यह सरल है, संयुक्त है या मिश्रित है। ठीक है, तो आपको जो बात है मेरी समझ में आ गई और आप आसानी से इसका जो उत्तर है वो बता सकते हो। अगला जो इसका दूसरा इसका भेद है वो है संयुक्त वाक्य, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो देखिए इसमें ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हो, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक क्या हो उपवाक्य हो, एवं सभी उपवाक्य प्रदान हो, सभी उपवाक्य क्या हो प्रदान हो, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। अर्थात ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब देखिए इसमें आपकी क्या समझ में आई बात, वापस देखिए ऐसे वाक्य जिसमें दो या दो से क्या हो अधिक उपवाक्य हो, दोनों के दोनों क्या हो उपवाक्य हो, अर्थात दोनों वाक्य स्वतंत्र हो, दोनों का अपना अपना अस्तित्व हो। ठीक है, और वह किसी योजक चिन्ह के द्वारा क्या हो आपस में जुड़े हुए हो, ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं आपके संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं आपके संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो देखिए इसमें अब ये आपके उपवाक्य और ये क्या आ गया उपवाक्य। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो स्वतंत्र वाक्य होता है एक तो होता है आश्रित वाक्य, दूसरा क्या होता है आपका उपवाक्य या प्रधान वाक्य। ठीक है, तो प्रधान वाक्य या जो स्वतंत्र वाक्य है वही होता है आपका इसमें। तो देखिए इसमें फिर ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं आपके संयुक्त जो वाक्य है वो कहलाते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे कि वह सुबह गया, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। अब देखिए यहाँ पर वह सुबह गया, ये भी क्या है आपका प्रधान उपवाक्य है। ठीक है, यह भी क्या आपका उपवाक्य प्रधान है, और शाम को लौट आए यह भी क्या आपका उपवाक्य प्रधान है। और क्या है यहाँ पर योजक चिन्ह है, और क्या है यहाँ पर योजक चिन्ह है, अर्थात वह सुबह गया इसका भी क्या हो रहा है हमें पूर्ण अर्थ प्राप्त हो रहा है, और शाम को लौट आया इसका भी हमें क्या हो रहा है पूर्ण अर्थ प्राप्त हो रहा है। अगर इसमें और नहीं हो तो भी दोनों का क्या है स्वतंत्र अस्तित्व है।
तो भी क्या है, दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है, इसमें किसी प्रकार की बाधा है वो नहीं आएगी। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आपने क्या समझा, अर्थात आपने यह समझा कि ऐसे वाक्य, ऐसे दो या दो से अधिक वाक्य जो स्वतंत्र हों, क्या हो, स्वतंत्र हो, और वह किसी योजक चिन्ह द्वारा क्या हो, आपस में जुड़े हुए हो, वे वाक्य आपके क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, आपके संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और वह किसी योजक चिन्ह के द्वारा क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। और अगर योजक चिन्ह को क्या कर दें, हटा दिया जाए, तो भी उनका स्वतंत्र जो अर्थ है वो है स्थायी रूप से बना रहता है, उसमें किसी प्रकार का जो परिवर्तन है वो नहीं होता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए इसमें विशेष बात क्या है। इसमें विशेष बात यह है कि जो योजक चिन्ह है, अर्थात जो आपका संयुक्त वाक्य है, इसमें जो कुछ एक योजक चिन्ह है उनका आपको क्या रखना है, विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो देखिए विद्यार्थियों, आपको जो भी मैं बता रहा हूँ आपको अपनी नोटबुक में क्या करना है, इसको नोट करना है। ठीक है, तो देखिए पहला है आपका संयोजक। पहला कौन सा होगा, आपका संयोजक। पहला कौन सा आपका संयोजक है। संयोजक का अर्थ क्या होता है, जोड़ने वाला। संयोजक का अर्थ क्या होता है, जोड़ने वाला। अब देखिए कुछ एक जो संयोजक है, जैसे कि आपका और है, क्या है आपका, और है, और फिर आपका है तथा, और तथा, व, एवं, और ये क्या है, आदि। ठीक है, और तथा व एवं, ये क्या है आपके, ये है आपके संयोजक चिन्ह है। ये है आपके क्या है, संयोजक चिन्ह है। आगे लिखिए आप इसमें विभाजक। अगला कौन सा आपका, विभाजक। तो देखिए विद्यार्थियों, विभाजक कौन कौन से आपके, विभाजक में लिखिए या, अथवा, या, अथवा, आदि। ये क्या है आपके, विभाजक हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें आगे है आपके विरोधक। अगला अगला कौन सा आपका, विरोधक। तो देखिए विरोधक में लिखिए, विरोधक में आपका किंतु, परंतु, किंतु, परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, आदि। मगर, आदि, ये क्या है आपके, ये हैं आपके विरोधक योजक चिन्ह है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका संयुक्त वाक्य है उसमें आपके संयोजक चिन्ह हैं, विभाजक चिन्ह हैं, और जो विरोधक चिन्ह है वह दो स्वतंत्र वाक्यों को, दो उपवाक्य प्रधान वाक्यों को क्या होंगे, आपस में जोड़े हुए होंगे। और अगर उनको हटा दिया जाए तो भी उनमें किसी प्रकार का क्या नहीं होने वाला है, परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक है विद्यार्थियों, तो हमने यहाँ पर जो सरल वाक्य है और जो संयुक्त वाक्य है उन दोनों का क्या कर लिया है, अच्छी तरह से विस्तारपूर्ण अध्ययन हमने कर लिया है। अगला हमारा तीसरा इसका जो भेद है उसकी तरफ हम चलते हैं। तो देखिए तीसरे भेद में किस प्रकार से आपका है, तो यह कौन सा है आपका, मिश्रित वाक्य। कौन सा है बच्चों, मिश्रित वाक्य। तो देखिए सर्वप्रथम हमें देखना है कि मिश्रित वाक्य कहते किसे हैं, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। तो देखिए ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, ठीक है, वे वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। क्या समझा आपने इसमें, अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, वे वाक्य क्या कहलाते हैं, आपके मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। अब देखिए इसमें एक तो क्या होगा, सरल वाक्य होगा, और दूसरा क्या होगा, इसमें उपवाक्य होगा। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पर क्या है, विशेष बात ध्यान रखने वाली, मिश्रित वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से होती है जिनमें एक प्रधान वाक्य है एवं दूसरा क्या है, आश्रित वाक्य है। अब इसमें एक तो क्या होता है, प्रधान वाक्य होता है, और दूसरा क्या होता है, इसमें आश्रित वाक्य होता है। ठीक है विद्यार्थियों,
तो देखेंगे अब हम प्रधान वाक्य किसे कहते हैं, आश्रित वाक्य किसे कहते हैं। प्रधान वाक्य हमने देख लिया था किसमें, आपके संयुक्त वाक्य में, किस प्रकार से प्रधान वाक्य में दो वाक्य होते हैं और वह पूर्ण रूप से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। लेकिन आश्रित वाक्य में क्या होता है, आश्रित वाक्य में आपका जो वाक्य क्या स्वतंत्र अर्थ प्रकट करता है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अर्थात जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर क्या होता है, आश्रित होता है। अर्थात ऐसा वाक्य जो प्रधान जो उपवाक्य पर क्या रहता है, आश्रित रहता है, उसे क्या कहते हैं, आश्रित उपवाक्य कहते हैं। तो देखिए समझना है आपको प्रधान को और आश्रित को, दोनों को आपको क्या करना है, समझना है कि प्रधान किस उपवाक्य किसे कहते हैं और आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, वापस बता रहा हूँ, प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं, जो उपवाक्य मुख्य उद्देश्य या मुख्य विधेय अर्थात क्रिया से बने हों। बात आ गई आपके समझ में, ऐसे उपवाक्य जो क्रिया से बने हो उन्हें प्रधान उपवाक्य कहते हैं। दूसरी बात ये, या वो भी हम देखते हैं कि ऐसे वाक्य जो स्वतंत्र अर्थ प्रकट करते हैं, उसमें भी क्या होता है आपका क्रिया और एक कर्ता। ठीक है, अब देखिए इसमें वो क्या कहलाते हैं, आपके प्रधान उपवाक्य का अपना क्या होता है, स्वतंत्र अर्थ होता है। प्रधान उपवाक्य का क्या होता है, अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे वे सफल होते हैं, वे सफल होते हैं। ठीक है, या दूसरा देखें जो लोग मेहनत करते हैं, ये क्या है इसमें आश्रित, वे सफल होते हैं। अब देखिए अगर जो लोग मेहनत करते हैं, अब क्या होंगे वो पता नहीं चल रहा ना आपको, लेकिन प्रधान उपवाक्य में देखिए वे सफल होते हैं, अर्थात इसका पूरा पूरा अर्थ हमें प्राप्त हो रहा है। अभी उदाहरण के माध्यम से और हम समझेंगे। फिर दूसरा देखिए, वापस बता रहा हूँ, आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, आश्रित उपवाक्य के कुछ क्या है भेद है, वो अभी आपको आगे बताऊंगा मैं। जैसे कि संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है और क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अर्थात आपका आश्रित उपवाक्य, उसके तीन क्या होते हैं, भेद होते हैं। अभी विस्तार से आपके हम आपका इसका जो अध्ययन है वो करेंगे। ठीक है, एक बार हम इसको समझ लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। देखिए बच्चों, जो औरत वहाँ बैठी है, जो औरत वहाँ बैठी है वो मेरी माँ है, वो मेरी क्या है, माँ है। अब यहाँ पर देखिए जो औरत वहाँ बैठी है वो क्या है, मेरी माँ है। तो इसमें क्या है, एक आश्रित और दूसरा क्या है, प्रधान है। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रधान है। तो यहाँ पर देखिए वो मेरी माँ है, ये तो क्या है आपका, ये क्या है आपका, प्रधान है। जो औरत वहाँ बैठी है वो क्या है, यहाँ पर आश्रित है। तो देखिए विद्यार्थियों, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर क्या है, आपके जो आपके आश्रित उपवाक्य होते हैं वह किसी न किसी योजक चिन्ह के द्वारा क्या होते हैं, प्रारंभ होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आई ना बात समझ में, यहाँ पर क्या है जो और यहाँ पर देखिए की। अब देखिए जो आश्रित उपवाक्य है वह प्रारंभ में भी हो सकते हैं और अंत में भी हो सकते हैं। यह भी बात क्या है, विशेष रूप से ध्यान रखने वाली है। आश्रित उपवाक्य है वह प्रारंभ में भी आ सकते हैं और अंत में भी आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ये उदाहरण देखेंगे, इसमें क्या होगा, आपका अंत में ही होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो औरत वहाँ बैठी है वो मेरी क्या है, माँ है। अब यहाँ पर वो मेरी माँ है, ये तो क्या है आपका प्रधान उपवाक्य है, और जो औरत वहाँ बैठी है यह क्या है, मेरा आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, फिर देखिए जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। अब देखो वह मेरा भाई है, यह तो क्या है आपका प्रधान है, क्योंकि इसका पूरा का पूरा अर्थ हमें यूं ही पता चल रहा है। लेकिन जो लड़का कमरे में बैठा है, इसका क्या पूरा अर्थ हमें प्राप्त हो रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। फिर देखिए, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। अब देखिए यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, यहाँ पर क्या होगा, वही बात आ रही है ना, जो लोग मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं। तो इसमें जो लोग मेहनत करते हैं ये क्या हो रहा था, आपका आश्रित, और जो वे सफल होते हैं तो क्या हो रहा था, आपका प्रधान। अगला देखिए, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, अर्थात मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर क्या नहीं बनते, अच्छे नहीं बनते। अब देखो मैं जानता हूँ कि, मैं जानता हूँ, ये यहाँ तक देखिए ये पूरा का पूरा क्या है आपका, यह है प्रधान वाक्य है। फिर देखिए कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, कि तुम्हारे अक्षर क्या नहीं बनते, अच्छे नहीं बनते, यह क्या है आपका आश्रित उपवाक्य है। यह क्या होगा बच्चों, आपका आश्रित उपवाक्य होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने
जो हमारे तीनों के तीनों जो वाक्य हैं उनका क्या किया है, अध्ययन किया है कि किस प्रकार से जो आपके मिश्रित वाक्य में दो होते हैं, यानी कि एक तो होता है आश्रित वाक्य और दूसरा क्या होता है, प्रधान वाक्य होता है। ठीक है, और वह किसी न किसी योजक चिन्ह के द्वारा क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से आपने तीनों के तीनों जो इसके मिश्रित वाक्य के जो भेद हैं उनका आपने अध्ययन किया है। वापस एक बार बता रहा हूँ, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय, अर्थात एक कर्ता और एक क्रिया, सीधा सीधा अर्थ हमें प्राप्त हो जाता है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, ऐसे दो उपवाक्य जो स्वतंत्र होते हैं और वह किसी योजक चिन्ह द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर योजक चिन्ह को हटा दिया जाए तो भी उनका क्या होता है, पूर्ण रूप से स्पष्टतः हमें अर्थ प्राप्त हो जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, फिर देखिए मिश्रित वाक्य में क्या होता है, मिश्रित वाक्य में दो सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी क्या होता है, अर्थात जिसमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, वे क्या कहलाते हैं, आपके मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। मिश्रित वाक्य की जो अलग अलग जो भेद हैं, इसके 3 भेद हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे और किस प्रकार से हमने मिश्रित वाक्य के जो उदाहरण हैं उनके माध्यम से हमने इसको समझने का क्या किया है, प्रयास किया है। तो देखिए विद्यार्थियों, समय है वो आपका हो चला है। अब बस आज के लिए इतना ही। आगे की जो कक्षा होगी हमारे, उसमें हम जो मिश्रित वाक्य हैं उनका अध्ययन करेंगे और किस प्रकार से जो वाक्य हैं उनको परिवर्तन, अर्थात उनको क्या किया जाता है, बदला जाता है। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में, मिश्रित वाक्य को संयुक्त वाक्य में, ठीक है ना, मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य में, तो उनको हम परिवर्तित करना हम अगली हमारी कक्षा में सीखेंगे। आशा करता हूँ कि आज का इतना जो मैंने पढ़ाया है वो आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपके जो वाच्य हैं, जो हमारी पहली कक्षा थी उसका हमने अध्ययन किया था और उसमें किस प्रकार से वाच्य को हमने पढ़ा था, उसके जो प्रश्न है वो आपके व्हाट्सएप नंबर पे जो आपके ग्रुप में है उनके ऊपर आपको बहुत जल्द है मिलने वाले हैं और उनको आपको अपनी नोटबुक में करना है और फिर आप PDF के माध्यम से या कैसे भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्या करना है, आपको उनको भेजना है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।